स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस का जो टेस्ट देख रहे थे यूपी पीसीएस के लिए। टेस्ट नंबर 8 है ये, ठीक है। फुल टेस्ट है और समसामयिकी इसमें जो है 2025 का, अप्रैल 2025 का है। इससे पहले 7 जो टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी है ध्येय आईएएस पीसीएस 2025 टेस्ट सीरीज़ के नाम से, वहाँ देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो पूरा स्थल दिया हुआ है और प्राप्त सामग्री क्या मिली है वहाँ पर, उसके बारे में दिया हुआ है। तो पूरा स्थल में लिखा है दमदमा है, महदहा है और बागोर है और संगन कल्लू है, ठीक है। तो दमदमा में सबको पता है कि समाधि में 3 मानव कंकाल एक ही साथ मिले दमदमा में, ठीक है, 2 हो गया। और महदहा में हड्डी से निर्मित जो उपकरण मिले हैं महदहा में, ठीक है, हड्डी से निर्मित उपकरण मिले। महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे बताइए? एक हो गया। बागोर में क्या मिला है? तो बागोर में क्या मिला है? बागोर में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। और संगन कल्लू में मिला है राख के टीले, ठीक है। तो दमदमा में मिला है आपका एक समाधि में 3 मानव कंकाल, ठीक है। महदहा में मिला हड्डी से निर्मित जो उपकरण है वो। बागोर में मिला है पशुपालन का साक्ष्य और संगन कल्लू में मिला है राख के किले। तो 2 1 4 3 सही है इसका। 2 1 4 3 इसका डी वाला जो आंसर है वो सही है। अगला है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का मूल नाम फ्रीमैन थॉमस था। तो फ्रीमैन थॉमस किसका नाम था? तो माउंटबेटन का था, लिनलिथगो का था, विलिंगटन का था, रीडिंग का था। तो किसका नाम था ये? थॉमस। फ्रीमैन थॉमस किसका नाम था? तो वो लॉर्ड विलिंगटन का था। सी आंसर सही है, लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। तो फ्रीमैन थॉमस विलिंगटन के प्रथम मक्सवेस थे, ठीक है, जिन्होंने 1931 से लेकर 1936 के दौरान और आप विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन के नाम से वायसराय जो है भारत में बना था 1931 से 1936। ये रियून के बाद में विलिंगटन आया था, 36 तक रहा था, ठीक है। अगला, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन जो सेवक संघ था उसके प्रथम अध्यक्ष महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, BR अम्बेडकर, नारायण गुरु। तो कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो हरिजन सेवक संघ का जो है घनश्याम दास बिरला जो थे इसके अध्यक्ष थे। पूना समझौता के पश्चात गांधी जी ने दलितोद्धार के लिए ऑल इंडिया अनटचेबल लीग की स्थापना की थी। इसका नाम हरिजन सेवक संघ पड़ा था। तो उसी के जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित विद्रोहों का कालानुक्रम से बताना है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह बताया था आपको कि बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था। जो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले बात किए हैं जो रिवीजन, जो फैक्ट वाली सीरीज थी उसी में। तो 1899 से 1900 के बीच में ये हुआ था मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो चौथा हो गया इसका। कालानुक्रम से बताना है कौन हुआ था। तो कुकी कब हुआ था? तो कुकी विद्रोह 1840 से 72 में हुआ था। कुकी 1840 से 72 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था आपका हुआ था 1831 से 32 में, 1831 से 32 में, ठीक। और कूका विद्रोह कब हुआ था भाई? तो कूका विद्रोह जो था 1840 से 72 में। अच्छा, कुकी था, जो कुकी विद्रोह था 1917 से 1919 में हुआ था भाई। कुकी जो है 1917 से 1921 में हुआ था, 1919, ठीक है। 1917 से 1919 कुकी और 1940 से 72 के बीच में कूका चला था, ठीक है। सबसे पहले कौन हुआ इसमें? सबसे लास्ट में तो कुकी विद्रोह होगा, तो एक सबसे लास्ट में होगा, तो एक सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है। 1881 से 1831 से और 32 में जो हुआ था ये हुआ था। तो कोल सबसे पहले आएगा, 3 हो जाएगा, फिर से चालू कूका आएगा, फिर से आपका आएगा बिरसा, फिर आएगा कुकी। तो 3 2 4 1 सही है। 3 2 4 1 इसका बी वाला जो उत्तर है वही सही है। तो याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो कुकी विद्रोह जो था वो 1917 से 1919, बिरसा मुंडा 1899 से 1900, कूका विद्रोह 1840 से 72 और कोल विद्रोह जो था 1831 से 32, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है
कि निम्नलिखित में से एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की अग्रगामी कहा गया। तो किस गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को, हेस्टिंग को, कर्टियर को, हालवेल को। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है और बहुत सारे इतने युद्ध जीता। पहले सैनिक था, फिर यहाँ से वो राज्यपाल तक का सफ़र जो है गवर्नर तक का सफ़र तय किया। छठवां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, तो बात सत्य है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो ये भी बात सही है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, तो हाँ शाक्य वंश से थे। भारत में जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, तो ये भी बात सही है। तो पूछ रहे कौन सा इसमें असत्य है? तो चारों ही सत्य, इसमें कोई असत्य नहीं है। डी में से डी आंसर है, इसमें से कोई असत्य नहीं है, ठीक है, सभी सत्य है इसमें। अगला है, याद रखिएगा ये, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य को और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप के संबंध में सत्य है? तो स्तूप के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसके ऊपर छत्र रहता है, तो इसके ऊपर छत्र रहता, सही है। इसके चारों ओर वेदिका होती है, वैसे वेदिका होती है। इसमें गर्भगृह होता है, तो गर्भगृह नहीं होता इसमें। 1 2 सही है, 7वें का ए आंसर सही है। स्तूप में गर्भगृह नहीं होता है। स्तूप के चारों ओर घेरा एवं इसके लगा रास्ता होता है, और स्तूप के संबंध में जो है पहला और दूसरा ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर बसाया था? तो परिहासपुर जो नामक नगर था वो किसने बसाया था भाई? तो जहांगीर ने नहीं, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ही किया था, बी आंसर सही है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ जो था 724 से 760 के बीच में कश्मीर में एक करकोट वंश हुआ था, करकोट वंश हुआ था इसमें। तो उसी का शासक था। यह एक शक्तिशाली राजा था। विजेता होने के साथ साथ यह महान निर्माता भी था, और कश्मीर में झेलम नदी के पास जो है परिहासपुर नगर बसाया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला है, किसकी मृत्यु के पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? किनकी मृत्यु पे कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? किसकी मृत्यु पे कहा था उन्होंने? तो मगन लाल गांधी की मृत्यु पे, बी आंसर सही है। तो मगन लाल गांधी की मृत्यु, उनकी मृत्यु ने उन्हें विधुर बना दिया था, ठीक है। तो मगन लाल गांधी, ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला है इसमें कि निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था आपका 1942 में आया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 1940 में हुआ। अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में ही आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में भी हुआ था। अब देखिए इसमें बहुत ही क्लोज दे दिया है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी मार्च में ही कर डाली थी। तो मार्च 23 मार्च को इसने किया था मुस्लिम लीग की मांग की, 23 मार्च को, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिनलिथ वो था, अगस्त प्रस्ताव 8 में आया था, अगस्त में आया था, तो 8 अगस्त प्रस्ताव इसीलिए नाम था, तो 8 अगस्त को आया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसको जो है 17 अक्टूबर 1940 को लॉन्च किया गया था, 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब समझिए बात को, तो क्रिप्स प्रस्ताव सबसे बाद में आएगा, तो एक सबसे बाद में हो गया इसमें, तो पहला खत्म हो गया। सबसे पहले मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग हो गई, ठीक है, मार्च 1940 में ही मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग हुई, 3 हो गया, 3 एक ही में, तो बी वाला इसका आंसर सही है। बी वाला है कि 2 होगा, 2 है ना, 2 हो गया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग 2 वाला है, डी आंसर सही है इसका, डी वाला ये गलत है, डी वाला सही है कि पहले 2 हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग मार्च 23 1940 में, फिर अगस्त हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया लिनलिथ का, फिर उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ अक्टूबर में, ठीक है। तो डी आंसर सही है अगला। अगला है 24 अप्रैल 1809 में हुई अमृतसर की संधि का सही नहीं है। तो 24 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि जो हुई थी उसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो रणजीत सिंह और मेटकाप के बीच में हुई थी। तो पहला, इस संधि पर मेटकाप और रणजीत सिंह के हस्ताक्षर हुए, तो ये बात सही है। इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच सीमा का मान ली गई, तो ये भी बात सत्य है।
तीसरा है कि अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसने रणजीत सिंह के इस तरह आक्रमण न कर सका, तो ये गलत है। सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेज के पास हो गए, तो ये भी बात सही है। सी वाला गड़बड़ी है इसमें, सी गलत है इसमें, क्योंकि अमृतसर की संधि के तहत लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी, जो कि अमृतसर में लुधियाना में रखी गई थी, जो कि इनके पे नज़र रखेगी। 18 है कि 1857 की क्रांति लिखी गई पुस्तक रिबेलियन 1857 और सिम्पोजियम के लेखक कौन है? तो रिबेलियन 1857 और सिम्पोजियम के लेखक दादा सावरकर नहीं है। कौन लिखा है इसको बताना है आपको। तो इकबाल हुसैन भी नहीं है, मजूमदार भी नहीं है, पूरन चंद्र जोशी हैं, पीसी जोशी ने इसको लिखा है, पीसी जोशी, पूरन चंद्र जोशी, डी आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रिबेलियन 1857 या सिम्पोजियम। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना पर स्थित बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो कनाडा बांध के नाम से किसको जाना था, कहाँ पर बनी है? तो मयूराक्षी परियोजना है, नागार्जुन परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, भाखड़ा नंगल है। तो मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध भी कहा जाता है, ए आंसर सही है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है, मेसजोर नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। तो मयूराक्षी नदी परियोजना कहाँ पे है? झारखंड में, याद रखिएगा, झारखंड में है ये, ए आंसर सही है इसका। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, बी वाला इसका सही आंसर है कि यही नहीं है। बाकी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका बी वाला नहीं, नाइट्रिस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला, आयन मंडल में किस परत को केनली हेविसाइड परत कहते हैं? तो केनली हेविसाइड परत किस परत को कहते हैं? ई परत को, डी परत को, एफ परत को या F2 परत को? तो जो है ई परत को अब कहते हैं केनली हेविसाइड परत। ठीक है, तो ए आंसर सही इसका, ए उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके बारे में हमने बात की थी कि जैव विविधता का जो मुख्यालय है, इसके बारे में ही कल इफेक्ट वाले सीरीज में बात की गई थी, चेन्नई में है, डी आंसर सही है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है भाई? ट्रैफिक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? तो एम्स्टर्डम में नहीं है, जिनेवा में नहीं है, कैम्ब्रिज में है। ठीक है, इसी आंसर से कैम्ब्रिज में है ये। ट्रैफिक का जो मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन कथन कारण वाला है। कह रहा है कि क्या सही है इसमें? तो पहला कि पाकिस्तान बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता रखता है, तो ये बात सही है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है। कारण है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने वाले उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसा गलत है दूसरा वाला, तो केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू है। ठीक है, अधिकांश लोग मगर बोलते हैं वहाँ पे आपको उर्दू नहीं बोलते मिलेंगे, वहाँ पंजाबी बोलते मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया था कब? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डाल्फिन घोषित किया गया, और राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की गई। कब घोषित की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित 1972 में कर दिया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी 2010 में की गई थी, 4 हो गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डाल्फिन घोषित कर गई थी कब? 2009 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की गई थी कब? 2008 में। तो 1 4 3 2 सही है इसका, 1 4 3 2 इसका बी वाला जो उत्तर है वही सही है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ घोषित किया गया था 1972 में ही, और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी घोषित किया गया था 2010 में। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डाल्फिन का जो किया गया था वो 2009 में किया गया था घोषित, और राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की गई थी 2008 में। ठीक है, अगला, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा क्या होती है? तो खाद्य जो जाल होती है वो खाद्य श्रृंखला से जटिल होती है, इनसे जटिल होती है। जैसे मच्छरदानी होती है, खाद्य जाल उसी तरह से होती है। खाद्य श्रृंखला कैसे होती है? जैसे एक हार माला होता है, ठीक है, फूलों की माला जैसे होगी, तोड़ दी, बीच में तोड़ दिया जाए, तो उस तरीके से जो होती है फूड चेन होती है। और जो मच्छरदानी होती है, मॉस्किटो वाली जो मच्छरदानी होती है, वो जो है उस तरह से फूड जाल होता है। तो कॉम्प्लेक्स कौन हो? मच्छरदानी की फूलों की माला। तो ये आंसर सही है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा अधिक जटिल है। ठीक है,
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित है। तो पूर्ण रूप से हिमालय में कौन अवस्थित है बताना है आपको। तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण तरह से है हिमालय में, और सिक्किम पूर्ण तरह से हिमालय में है, उत्तराखंड हिमालय में भी है, थोड़ा मैदानी क्षेत्र भी है, असम भी मैदानी क्षेत्र में, हिमालय दोनों में है। तो 1 2 सही है, सी वाला उत्तर इसका सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है भाई, तो मालप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी, अभी हमने देखे थे नदी वाले में, तो मालप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो सही नहीं है, पूछा है आपसे। तो माल पर देखे तो कृष्णा नदी की सहायक नदी सही है। बोरी नदी भीमा नदी की सहायक नदी है, तो बोरी जो है भीमा की सहायक नदी है, अब भीमा किसकी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये बात सही है। अगला इसमें कि जो मूसी नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, मूसी जो है गोदावरी की नहीं है, कृष्णा की सहायक महत्वपूर्ण सहायक नदी है मूसी, तो ये गलत हो गया ये। सेलेरू नदी और सबरी नदी की सहायक है, सेलेरू जो है सबरी नदी की सहायक है, तो सी इसका सही है। अगर आपको मूसी पता होता तो आप इसका न जानते हुए भी आंसर लगा लेते। तो मूसी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित झीलों में से कौन सा हिमानी निर्मित झील है। तो हिमानी निर्मित झील क्या है, तो हिमानियों से निर्मित झील कौन सी है इसमें बताना है आपको। तो डिडवाना झील नहीं है, समताल झील जो है हिमानी नदी है, रूपकुंड भी नहीं है, पंचभद्रा झील है, ठीक है। तो 2 और 4 इसमें सही है, सी वाला पंचभद्रा झील और समताल झील जो है ये जो है हिमानी झील है। तो राकस ताल, समताल झील, भीमताल, समताल, रूपकुंड आदि झीलें हिमानी द्वारा निर्मित है। जबकि सांबर हो गया, डिडवाना हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, लूरकरनसर हुआ, ये जो है वायु द्वारा निर्मित जो है झीलें हैं। तो 2 आंसर सही, बी सी आंसर सही है इसका, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का चौथा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहला सही है इसमें, ठीक है। दूसरा है अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी बात सत्य है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी बात सही है। तो याद रखिएगा तीनों ही सत्य हैं इसमें, ये वाला सही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है। अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और कैलिफोर्निया जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूएसए का। तीनों कथन सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सही है। तो सूची है और सूची 2 है, तो पंचेट सीरीज, चैंपियन सीरीज, रियातो सीरीज, बिजवार सीरीज। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसके बारे में बताया किससे क्या मिलता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पंचेत जो सीरीज है उसमें कोयला मिलता है, पंचेत हिल में कोयला मिलता है आपको। चैंपियन सीरीज जो है इसमें सोना मिलता है, चैंपियन सीरीज में सोना मिलता है। रियातो सीरीज जो है इसमें संगमरमर मिलता है, रियातो सीरीज में संगमरमर मिलता है। अब बिजवार सीरीज में बहुमूल्य पत्थर व हीरे मिलते हैं। 3 हो गया, 2 1 4 3 सही है इसका, 2 1 4 3 ये वाला जो है आंसर ठीक है। अगला है कि सूर्य कलंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सूर्य कलंक में होता है सन स्पॉट होता है, वहाँ पे सन स्पॉटिंग, सन है वहाँ कहेंगे काला काला धब्बा ऐसे दिखने लगता है, उसी को सन स्पॉट कहते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं। तो बता कह रहा है कि इसमें क्या, इसमें जो है उसके बारे में सही है। तो पहला है क्या सत्य है, पूछ रहा है क्या सत्य है इसमें। पहला, सूर्य के इन कलंकों का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री कम होता है, तो सही बात है, पहला ठीक है। सूर्य कलंक की औसत आयु कुछ महीने से लेकर कुछ वर्ष तक होती है, तो ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला ही सत्य, सिर्फ ए वाला सत्य है इसमें, ठीक है। अगला, निम्नलिखित देशों में से किन किन सीमा कैस्पियन सागर से संपर्क करती है। तो कैस्पियन सागर से संपर्क करने वाली जो है, तो कैस्पियन सागर में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, किटार नाम से है, किटार रसिया है, ठीक है, अजरबैजान है, टी से क्या तुर्कमेनिस्तान है, आई से ईरान है, के से किर्गिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान इसमें नहीं है, 2 का कम हो गया, तुर्की नहीं, ये भी गलत हो गया। तो तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान है, तो 1 3 इसमें सही है, डी वाला आंसर सही 1 3 है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान हैं, किसके कैस्पियन सागर के टच करते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कि आर्कटिक हाउस काउंसिलिंग के सदस्य कौन से हैं। तो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य के बारे में पूछ रहा है, कौन है। डेनमार्क है, ठीक है, जापान नहीं है, 2 काट दीजिए, जहाँ जहाँ है, जापान नहीं है।
रसिया फेडरेशन है, तो ठीक है रसिया फेडरेशन है। यूनाइटेड किंगडम जो है ये नहीं है, यूके नहीं है इसमें, ठीक है। तो है कौन अब, तो 4 नहीं है इसमें, तो 4 यहाँ काट दीजिए। तो 1 3 5 इसमें डी आंसर सही है। डेनमार्क रसिया है और यूएसए है। डेनमार्क रसिया यूएसए 1996 में ओटावा घोषणा के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें जो है अमेरिका है, रूस है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, कनाडा है, ये सब है, ठीक है। तो 1 3 5 इसका है, ठीक। इसके पर्यवेक्षक राज्य भी 13 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें अमेरिका है, रूस है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा 8 देश हैं, ठीक है। और 13 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है, पर्यवेक्षक देश है, जिसमें भारत और जापान भी शामिल हैं, मगर अस्थायी सदस्य ये नहीं है, ठीक है। जापान नहीं है इसमें, न यूके है। अगला प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सर्वधर्म भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, किसमें कहा गया है, तो 48 1 में कहा गया, क में कहा गया है, 21 में कहा गया, 19 में, 51 क में कहा गया है। तो किसमें कहा गया है, ये जो है आपको 51 क में कहा गया, डी आंसर इसका सही है। अनुच्छेद 51 के खंड 6 में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, तो उसमें कौन सा नहीं आता है, तो नगर पंचायत आता है, राज्य विधानमंडल आता है, उच्च न्यायालय आता है, ओएनजीसी नहीं आता। इसमें कौन नहीं आता है, उच्च न्यायालय आता है कि नहीं आता है, ओएनजीसी भी आता है इसमें, उच्च न्यायालय नहीं आता है, डी आंसर सही है। हाई कोर्ट नहीं आता इसमें, तो राज्य की परिभाषा में हाई कोर्ट नहीं आता, याद रखिएगा इसको। तो न्यायालय की जो उच्चतर अदालतें अनुच्छेद 12 के तहत में है। न्याय की जो उच्चतर अदालतें हैं अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के दायरे में नहीं आती। इसकी जो परिपुष्टि है रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अतः उच्च न्यायालय अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में ये बताया गया था कि उच्च न्यायालय और हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं आती। अगला, पंचायती राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है बताना है हमको पंचायती राज के बारे में। तो संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया था, ठीक है। पंचायतों के गठन हेतु 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो किया गया था, ठीक है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, ठीक है। ये जो बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी वो किसके लिए थी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 के राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ करने के लिए, उसी का रिव्यू करने के लिए, उसी को प्रारंभ करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। डी है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु नहीं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा हेतु जो था बलवंत राय मेहता की जो समिति की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय प्रसार या विस्तार सेवा की समीक्षा, तो इसी में का भाग था सामुदायिक विकास वाले का। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु, यहाँ तो सही क्या है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो तो कितना इसमें अग्रसर हुआ है, कितना इसमें इस सफल हुआ है, इसकी जांच करने के लिए 1957 में 1957 में किसका गठन हुआ था, तो गठन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन, ठीक है। तो 55 जो दिया यही गलत है, 55 नहीं 57 होगा और 1957 में है, तो इसीलिए गलत हो गया, डी वाला था, डी ही सही नहीं है, बाकी सब तीनों सत्य हैं। तो पहला क्या है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित 40 के तहत पंचायतों का गठन का निर्देश है, ठीक है। दूसरा है कि पंचायतों के गठन हेतु 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये बात सही है। सी है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया था, हाँ किया। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु 1955 में नहीं 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, तो ये बात सही है। डी वाला गलत हो गया, इसमें 57 में था, तो डी उत्तर सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 32 नंबर का, कह रहा है नीचे दिए कथन और कारण बताना है। कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति किसी भी समय उसको पद से नहीं हटा सकते, पहला गलत है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, तो ये वाला ठीक है, डी आर वाला, ये गलत है, आर सही है इसमें, तो डी आंसर ठीक है, ठीक है। तो दूसरे का अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रपति जब भी चाहे प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत है कोई भी हटा नहीं सकता उनको, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय उनको नहीं हटा सकता है, प्रधानमंत्री जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है कोई कुछ नहीं कर सकता उनका, पहला गलत दूसरा सही है। अगला है कि सूची सूत्र मिलाना विषय है और अनुच्छेद है,
33 नंबर क्वेश्चन है। तो लोक सेवा आयोग का जो के बारे में, संसद के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य विधायी संबंध, तो कौन किस में है यही आपको बताना है। तो लोक सेवा आयोग का जो है 315 से 323 के बीच में है, 2 हो गया। संसद का 79 से 122 के बीच में है, 1 हो गया। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहाँ बताया गया है, तो 239 से 241 के बीच में संघ राज्य क्षेत्र यूटी के बारे में बताया गया है। और संघ राज्य की विधायी शक्तियाँ जो 245 से 255 के बीच में है, 4 हो गया। तो 2 1 3 4 से सही है, 2 1 3 4 बी वाला जो उत्तर है ये ठीक है इसमें, 2 1 3 4। अगला इसमें कि राज्यपाल को कितने दिन पूर्व नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। तो राज्यपाल को कितने दिन की पूर्व सूचना पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। 6 महीना है, 3 महीना है, 2 महीना, 1 माह है। तो कितने महीने पे भाई, 1 माह पे है, 2 माह पे है। 2 माह की सूचना, उनकी पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, सी आंसर सही है। तो राज्यपाल को उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों प्राप्त हैं, परंतु 2 महीने की नोटिस देकर राज्यपाल को व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई जो है प्रारंभ की जा सकती है। याद रखिएगा इसको, व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनको किया जा सकता है। अगला 35 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो किस आर्टिकल में प्रतिबंधित किया गया है, तो अनुच्छेद 120 है, 121 है, 119 है, 122 है। तो 122 में कहा गया है, डी आंसर सही है। 122 में कहा गया है, अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि न्यायालय जो है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों में जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का बात की गई है, भाषा इसमें है, सदन में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, ठीक है। और 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात की गई है, ठीक है। 121 में, तो इसका डी है कि 122 में कहा गया कि न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। अगला, निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। तो राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था, वो कौन कौन है, तो जाकिर हुसैन का हो गया था और फखरुद्दीन अली अहमद का हुआ था, ठीक है। तो 1 3 इसका सही है, बाकी राधाकृष्णन का नहीं हुआ था, बीबी गिरी का भी नहीं हुआ था। तो ए आंसर ठीक है इसका, 1 3 लोगों का जो है कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में क्या सही नहीं है। तो यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है। इसके एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों के अतिरिक्त 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, तो ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है, ये सही है। इस समिति में कुल 4 सदस्य होते हैं, तो इस समिति में 4 सदस्य नहीं होते, डी वाला गलत है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। कौन समिति में, तो जो ऊपर वाली समिति, ये गठित समिति है, इसमें जो है 4 सदस्य नहीं होते, ठीक है। तो 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कौन होते हैं भाई, तो प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, ठीक है। अध्यक्ष में प्रधानमंत्री जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी शामिल हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति तथा दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो 4 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं इस कमेटी में। जो कमेटी जो है उनके अध्यक्षों और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, उस समिति के बारे में जो है डी वाला गलत है इसमें। इस समिति में कुल जो है 4 सदस्य नहीं 6 सदस्य होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा हेतु अधिकृत नहीं करता। बाह्य आक्रमण कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह कर सकता है और वित्तीय अस्थिरता खतरा भी कर सकता है, आंतरिक अशांति नहीं कर सकती, बी आंसर सही है। आंतरिक अशांति नहीं कर सकती इसमें, ठीक है। आंतरिक अशांति जो है नहीं है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह है तथा वित्तीय अस्थायित्व है। इसके खतरे पर 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगा सकते हैं, ठीक, 360 के तहत में। और राष्ट्रपति द्वारा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, वो कौन सा है। वह यह बहुमत के शासन की को सुनिश्चित करता है, तो ये महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। स्थिर सरकार बनाए रखने के लिए में कारगर है, ये भी सही नहीं है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, तो ये सी वाला इसका सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था में
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। सी वाला जो आंसर इसका ठीक है। 40वां, आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास जो सामान्यतः युग्मित होता है किससे? स्फीति से, स्टैगफ्लेशन से, अवस्फीति से, इनमें से कोई नहीं, तो स्फीति से होता है। ठीक है, आर्थिक विकास जो है महंगाई से संबंधित होता है, याद रखिएगा। तो आर्थिक विकास के साथ साथ वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, और मांग में जब वृद्धि होती है तो आर्थिक जो है स्फीति बढ़ती है, उसमें सामान्यतः स्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, अगला है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था भाई ऐसा, बताइए। तो व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत तो हायट है, कीन्स हैं, हार्ट्रे हैं और हिक्स हैं। तो हार्ट्रे ने दिया था ये व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, हार्ट्रे ने दिया था। सी आंसर सही है इसका। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी, मेसेंट्रिक धमनी और रीनल धमनी, तो कौन सी धमनी किससे संबंधित है इसको बताना है। ठीक है, तो कैरोटिक धमनी जो होती है मस्तिष्क से संबंधित होती है, मस्तिष्क से कैरोटिड धमनी। ठीक है, कोरोनरी धमनी जो है, कोरोनरी जो है हृदय संबंधित है, हृदय से। एक हो गया। सेमेस्ट्रिक धमनी जो है, मेसेंट्रिक धमनी है, सेमेस्ट्रिक नहीं, मेसेंट्रिक धमनी जो है आहार नाल संबंधित है। और रीनल धमनी जो है वृक्क से, किडनी संबंधित है। 4 हो गया। 3 1 2 4 सही है, 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका सही है। डी वाला आंसर जो है इसका ठीक है, 3 1 2 4। अगला, सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है? तो सोडा वाटर की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, बी आंसर सही, अम्लीय होती है। क्षारीय नहीं होती, उदासीन नहीं होती, मधुर भी नहीं होती, अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो 0.61 मीटर से बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर से घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं हो गया, या उपरोक्त में से कुछ नहीं होगा। तो यदि वायु का तापमान हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, ये आंसर सही होगा। ठीक है, गर्म होने से तो हल्का सा वायु जो है फैलती है, तो ध्वनि की चाल तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ती है, हल्का फुल्का। अगला है, और ध्वनि तो सबसे तेज़ तो सॉलिड में चलती है, तो गर्म 1 सेंटीग्रेड गर्म करने पे बढ़ क्यों जाता है ये? तो यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो चाल जो है याद रख लीजिए 0.61 मीटर से बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला है कथन और कारण वाला है कि कथन कह रहा है चंद्रमा सदैव एक भाग ही पृथ्वी से नजर आता है, तो सही है। कारण है चंद्रमा की अपनी दूरी एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है, तथा पृथ्वी की एक परिक्रमण पूरा करने में भी लगभग इतना ही समय लेता है। तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो 45वें का जो है ए आंसर सही है, दोनों ठीक है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ए आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जब प्राकृतिक गैस 200 से 250 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है तो सीएनजी कहा जाता है। तो सही है ये, जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है तो इसे सीएनजी कहते हैं। सीएनजी में 80 से 99% मीथेन होती है। इसकी ज्वलनशीलता जो है वो जो है एलपीजी से अधिक होती है, एलपीजी से सीएनजी का। ठीक है, दोनों ही कथन इसके सत्य हैं। तो असत्य पूछा तो कोई असत्य नहीं है, तो सी आंसर से कोई असत्य नहीं है, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तो जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से तक दबाया जाता है तो ये सीएनजी बदल जाता है, नेचुरल गैस सीएनजी बदल जाती है। सीएनजी में लगभग 80 से 99% तक मीथेन होती है, दोनों सही है। अगला है अनुवांशिकी की वह शाखा जिसमें उत्तम प्रशिक्षण एवं पालन पोषण द्वारा मानव के उच्च अनुवांशिकी लक्षणों के समुचित विकास विधियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो यूथेनिक्स कहते हैं, यूजेनिक्स होता है, क्रायोजेनिक्स होता है, या गायनेकोलॉजी होता है। तो क्या होता है ये? तो वो जो होता है यूथेनिक्स होता है, ए आंसर सही। यूथेनिक्स में अनुवांशिकी की वह शाखा है जिसमें उत्तम प्रशिक्षण एवं पालन पोषण द्वारा मानव के उच्च अनुवांशिकी लक्षणों के समुचित विकास की विधियों का अध्ययन किया जाता है, तो यूथेनिक्स होता है वो। अगला है, जापानी इंसेफेलाइटिस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक वायरल जनित रोग है जो आर्बो वायरस के कारण फैलता है। यह आर्बो वायरस मादा एनीफिलीज मच्छर में पाया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस फैलने वाले मच्छर में धान के खेत में प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता होती है।
अच्छा। और इसके मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कार्ड में भी को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका बी वाला गलत है कि यह आर्बो वायरस मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। गड़बड़ है, बी वाला गलत है इसमें, ठीक है। तो ये जो है जो आर्बो वायरस के कारण फैलता है, और आर्बो वायरस जो है क्यूलेक्स मच्छर में पाया जाता है। क्यूलेक्स मच्छर में ये पाया जाता है, क्यूलेक्स मच्छर में, ठीक है। अगला है इसमें, तो ये एनाफिलीज मच्छर नहीं था, कौन सा था, कौन सा मच्छर था ये, क्लूएक्स मच्छर था, ठीक है, क्लूएक्स। क्रोमाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड होता है जो क्षारीय अग्नेय शैलों में मिलता है। क्रोमाइट के बारे में है। अगला है इसमें कि देश में लगभग 99% क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। तो दोनों ही कथन सही है इसके, सी आंसर सही। तो क्रोमाइट लोहा तथा क्रोमियम का ऑक्साइड होता है जो क्षारीय अग्नेय शैलों में मिलता है, और देश का लगभग 99.9% क्रोमाइट जो है उड़ीसा उत्पादन करता है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन है और कारण है। तो वर्णांधता रोग स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुष गुणसूत्र यक्स और वाई क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है, ठीक है, पहला सही है। वर्धानता का जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर होता है और इसका वाहक केवल महिलाओं का गुणसूत्र होता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताना है क्या सही है। तो दोनों ही कथन सही, उसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्स होता है महिलाओं का और एक्स वाई होता है पुरुषों का। तो जब एक्स और वाई मिलता है तभी जो है पुरुष बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्स आया और यहाँ से भी एक्स आया तो एक्स बन जाएगा, और यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई आया, एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। तो वर्धनता जीनों में यक्स क्रोमोसोम पर होते हैं और इसका वाहक केवल महिलाओं का गुणसूत्र होता है। तो बात सही है, दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है 49वें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि तंबाकू के सेवन से मानव शरीर में कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न नहीं होते। तो तंबाकू के सेवन से क्या उत्पन्न नहीं होता है, तो यह तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ा देता है, तो बढ़ा देता है, ठीक है। यह मानव रक्त दाब को घटा देता है, नहीं। यह गर्भवती महिलाओं में भ्रूण की वृद्धि का ह्रास करता है, ये भी ठीक है। यह हृदय की गति को बढ़ा देता है, तो ये भी ठीक है। तो ये बी वाला इसका गड़बड़ है कि मानव रक्त दाब को घटा देता है। तंबाकू सेवन से मानव रक्त का दाब बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए गलत है बी वाला, बाकी सब सही है। अगला है गोनोरिया रोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। तो गोनोरिया एक यौन संचित रोग है, स्त्री पुरुष समान रूप से इससे प्रभावित होते हैं। नर्सेरिया गोनोरिया जीवाणु इस रोग का कारण है। पुरुषों के शिशन में सूजन व मूत्र मार्ग में जलन इस रोग का मुख्य लक्षण है। तो कौन सा सही है, बी आंसर सही है कि स्त्री और पुरुष में समान, असत्य है कि स्त्री और पुरुष में समान रूप से इससे प्रभावित होते हैं, तो गलत है ये। गोनोरिया एक यौन संचित रोग है जो केवल पुरुषों को होता है, स्त्रियों में इसका संक्रमण नहीं होता, ताकि वे वाहक का कार्य करती हैं, ठीक है, वाहक का कार्य करती हैं, मगर स्त्रियों में नहीं होता है, पुरुषों में होता है, याद रखिएगा। तो बी आंसर इसका सही है, बस वे वाहक होती हैं इसकी, तो बी उत्तर सही है इसका। स्त्री और पुरुष में समान रूप से प्रभावित नहीं करता, ये पुरुषों को प्रभावित करता है। अगला है अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है। तो अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी का निर्माण होता है, सी आंसर सही है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो अनाक्सी जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन से जो है 2 न्यूक्लियर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी निर्माण होता है 1 ग्राम ग्लूकोज से, ठीक है। निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा सामान्यतः गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। जो गैस वेल्डिंग होता है उसमें क्या क्या डाला जाता है बताना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन है, और हाइड्रोजन और एसिटिलीन है। तो किसका होता है इसमें भाई, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होती है, सी आंसर सही है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है 94 का सी सही है इसमें। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित होता है इसमें, ठीक है। साइबरनेटिक्स की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो साइबरनेटिक्स की जो परिकल्पना है सर्वप्रथम किसने की थी, तो वर्नर वॉन ब्राउन ने नहीं की थी, एकर्ट एस मास्ली ने नहीं, टेलर एंड यंग ने नहीं,
नारबर्ट बीनर ने की थी। इसकी डी आंसर सही है। नारबर्ट बीनर ने साइबर नेक्स की सबसे पहले बात की थी। ठीक है। तो वार्नर और वान ब्रॉन ने प्रक्षेपात्र का आविष्कार किया था। प्रक्षेपात्र। और एकर्ट और मार्शली ने क्या किया था? तो एकर्ट और मार्शली ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। और टेलर और यंग ने आधुनिक रडार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार किया था। रडार। टेलर और यंग ने रडार का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उपकरण है और उसका प्रयोग है। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है भाई? तो एक्यूमुलेटर का यूज कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा के संग्रहण में एक्यूमुलेटर का यूज होता है। ठीक है। एक्यूमुलेटर में विद्युत ऊर्जा संग्रहण होती है। एक्टिनोमीटर होता है। एक्टिनोमीटर में सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में एक्टिनोमीटर का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में। एटमोमीटर होता है वाष्पीकरण की मात्रा मापने में। वाष्पीकरण की मात्रा, ये वाष्पीकरण मापी यंत्र है। एटमोमीटर। बाइनोकुलर्स जो होता है दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनोकुलर्स का यूज किया जाता है। तो 1 2 3 4 इसका सही है। ए वाला आंसर सही है। तो एक्यूमुलेटर में विद्युत ऊर्जा संग्रह होता है। एक्टिनोमीटर में सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन होता है। एटमोमीटर में वाष्पीकरण मापी यंत्र है। और बाइनोकुलर्स में दूर की वस्तुएं देखने में यूज होता है। तो ए आंसर सही है इसका। अगला नीचे दिए गए कथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो अभिकथन कहता है कि रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक अस्थायी नहीं रहते। तो रेडियोधर्मी तत्व के जो नाभिक होते हैं अस्थायी नहीं रहते हैं। कारण है कि उन तत्वों में प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से कम होता है। तो रेडियोधर्मी के जो नाभिक अस्थायी नहीं होते हैं। तो ये बात सही है, अस्थायी नहीं होते। कारण इसका क्या बता रहा है? क्यों? कारण है इसका कि उन तत्वों में प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से कम होता है। तो ये गलत है। तो केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। तो सी आंसर सही है इसका। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो जिन तत्वों में परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उनमें प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है। तो कम नहीं होता, अधिक हो जाता है। नाभिकीय बल से अधिक होता है, कम नहीं होता। कम रहेगा तो बंधा रहेगा, अधिक हो जाता है। अधिक होने की वजह से नाभिकीय अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन तत्वों के नाभिक जो है अस्थायी नहीं रहते और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। और ऐसे तत्व को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। रेडियोधर्मिता कहते हैं इसी को। तो दोनों ही कथन सही, एक कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। इसमें नाभिकीय बल से कम नहीं, अधिक हो जाता है। प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है, इसलिए बाहर निकल जाते हैं वो सब। अगला है वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो वनस्पतियों को जो पराबैंगनी किरण है उनसे बचाने वाला जो वर्णक है उसका क्या नाम है? तो लाइकोपेन है, फाइकोसाइनिन है, कैरोटीन है या बीटानिन है। तो कौन बचाता है इनको? तो फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन इनको बचाता है। लाइकोपिन क्या करता है? तो लाइकोपिन एक वर्णी लवक है जो टमाटर में पाया जाता है। कैरोटीन एक वर्णी लवक है जो गाजर में पाया जाता है। और बीटानिन जो है एक वर्णी लवक है जो चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है गहरा जल शांत होता है। तो ठीक है। वह द्रव एस्थेटिक दाब अधिक होता है, उसमें द्रव एस्थेटिक जो दाब है वो अधिक होता है, इसलिए जो है वो कारण बताया कि शांत होता है। तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो गहरा जल शांत सदैव शांत होता है। कारण दिया है कि वह द्रव स्थैतिक बल या दाब अधिक होता है वहाँ जो है द्रव स्थैतिक बल अधिक होता है। ठीक है, दोनों सत्य है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है। तो सही अवरोही क्रम बताना है कौन सा है? तो वाराणसी है, बागपत है, संत रविदास नगर है और गौतम बुद्ध नगर। तो सबसे अधिक वाराणसी का है इसमें। ठीक है, वाराणसी सर्वाधिक है, फिर गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर बागपत है, फिर संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। ठीक है, तो डी आंसर सही है। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर। अगला उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है महोबा में है। ये आंसर सही है, महोबा में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, महोबा में है। 62वां कि निम्नलिखित
निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से स्त्री साक्षरता जनगणना 2000 के अनुसार उच्चतम है? तो स्त्री साक्षरता जो है किसमें जो है सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक है स्त्री साक्षरता। डी आंसर सही है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक जो है स्त्री साक्षरता है, लगभग जो है 87.9% के आसपास है। राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र भैया है कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर में। सी आंसर सही है। पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान संस्थान जो है पोर्ट ब्लेयर में है। प्रवालों के लक्षित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। अगला इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शास्त्रीय भाषाएं हैं और उद्घोषणा वर्ष है, ठीक है। तो संस्कृत का सबसे पहले कब दिया गया था? संस्कृत को 2005 में दे दिया गया था, ठीक है। तीनों का तेलुगु को कब दिया गया था? तो इसको बारे में हमने क्रैश कोर्स में देखा है। तेलुगु को 2008 में दिया गया था। मलयालम को दिया गया था 2013 में और उड़िया को 2005 में दिया गया था, ठीक है। 2014 में दिया गया था। एक हो गया यहाँ पे। तो 2 3 2 4 1 से इसका 3 2 4 1 इसका ए वाला जो आंसर है वो सही है। ए वाला उत्तर जो है ठीक है। तो संस्कृत को दिया गया था 2005 में, तेलुगु को दिया गया था 2008 में, मलयालम को दिया गया था 2013 में और उड़ीसा को दिया गया था 2014 में, ठीक है। अभी कुल शास्त्रीय भाषाएं 11 हो गई हैं, ठीक है। अगला है निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य है लोक कला है। अगला इसमें राज्य है लोक कला है, सुमेलित नहीं है बताना है। तो गुजरात में साथिया होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कलमकारी है, तो मध्य प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में कलमकारी है, ठीक है। गलत हो गया बी वाला। उड़ीसा में पट्टचित्र होता है और बिहार में मधुबनी है, तो ठीक है। ये जो आंध्र प्रदेश में कलमकारी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा उनको, ठीक है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। सही है पहला, महायान से शाखा संबंधित है। मंदिर की निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में ही माना जाता है, तो दोनों ही कथन सही है इसका। सी आंसर सही है, दोनों कथन सही है। अजंता गुफाएं बौद्ध की महायान शाखा संबंधित है और मंदिर निर्माण की कला जो है का प्रारंभ जो है गुप्त काल में ही माना जाता है, तो ये भी सही, दोनों ही कथन सही हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो कोयला उत्पादन क्षेत्र है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो कालाकोड़, बाहुर, बरकला, उमरसार, तो कौन कहाँ पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कालाकोड़ जो है जम्मू कश्मीर में है, 4 हो गया। बाहुर जो है, बाहुर पांडिचेरी में है, ठीक। बरकला जो है, बरकला आपका केरल में है, बरकला। और उमरसार जो है आपका गुजरात में है, 1 हो गया। तो 4 2 3 1 सही है इसका। 4 2 3 1 ए से सही है। 4 2 3 1 इसका उत्तर सही है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना बताना है। तो उत्तर प्रदेश मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं और जिला कौन सा है? तो स्वास्तिक कहाँ पे है भाई? तो इसको भी देखा हमने। तो स्वास्तिक जो है मथुरा में है। श्री नाट्यम कहाँ है? तो श्री नाट्यम जो है वाराणसी में है। स्वास्तिक जो है आपको मथुरा में है, श्री नाट्यम जो है वाराणसी में है। यायावर जो है लखनऊ में है और रूपांतर जो है रूपांतर कहाँ है? तो गोरखपुर में है, 2 हो गया। तो 4 3 1 2 सही है सर। 4 3 1 2 सी वाला उत्तर सही है। तो थोड़ा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाक नाशक का उदाहरण है? तो शाक नाशक कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर है, लिथियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोरेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो शाकनाशी कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड जो है जो शाकनाशी है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो इंसुलिन है, एंजाइम है, स्मरण क्षमता है और यूरिया संश्लेषण है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, ठीक है। 4 हो गया, जस्ता पाया जाता है। एंजाइम जो है
एंजाइम कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है या सेरिब्रम से? कहाँ से निकलता है एंजाइम? तो एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है। 3 हो गया। स्मरण क्षमता जो है सेरिब्रम 2 हो गया। यूरिया संश्लेषण होता है यकृत में, तो 1 हो गया, ठीक है। तो 4 3 2 1 सही है इसका, 4 3 2 1 इसका बी वाला उत्तर सही है। तो इंसुलिन जो है इंसुलिन में जस्ता होता है, एंजाइम जो है प्रोटीन का बना होता है, स्मरण क्षमता जो है सेरिब्रम जो दिमाग का भाग होता है उसमें होता है, यूरिया संश्लेषण यकृत में होता है, ठीक है। अगला है ऐसे उद्योग जिसमें जिनके लिए परिवहन लागत का कोई महत्व नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? तो फुटलूज उद्योग कहते हैं। बी आंसर से फुटलूज उद्योग, ठीक है, बी आंसर सही है इसका। तो फुटलूज उद्योग उनको कहा जाता है जिनको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं जैसे मोबाइल अगर रिपेयरिंग की दुकान है, आप उसको कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें परिवहन लागत का बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। कच्चे जैसे कि अब यहाँ पे कच्चे माल का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, तो इस वजह से ये फुटलूज उद्योग में आता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। फुटलूज उद्योग कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर की अगर दवा खोलना है, अगर बहुत बड़ी दवा मेडिकल स्टोर की कंपनी नहीं है आपकी, तो उसको फुटलूज उद्योग क्या आएंगे? छोटा मोटा उद्योग कहीं भी उसको बैठा दीजिए। तो फुटलूज उद्योग जो है ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, अर्थात जिसे परिवहन लागत का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट नहीं किए जाते और ये गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं, ये जैसे होते हैं, ठीक है। अगला है 73 नंबर का सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने दिया था? जीरो बेस बजटिंग, निर्धनता का दुष्चक्र, असंतुलन विकास का सिद्धांत। तो कौन किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इष्टतम करारोपण का सिद्धांत जो है आर्थर लैफर ने दिया था। कहा था कि अगर एक लैफर वक्र ये बताता है कि एक जो है कर को इतना एक ही लेवल तक बढ़ाइए जितना कि लोग जो है आपको कर चुका सकें। एक लेवल से अधिक ज़्यादा कर लगा देंगे आप, तो कर राजस्व में गिरावट होने लगती है, क्योंकि लोग टैक्स चोरी करने लगते हैं। तो लाफर ने बताया था इसको, 2 आंसर सही है। जीरो बेस बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो पीटर पायर ने दिया था, जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। निर्धनता का दुष्चक्र जो है वो जो है रेनर नर्क्स का है, ठीक है, रेनर नर्क्स 3 हो गया। असंतुलित विकास का सिद्धांत जो है हार्समैन ने दिया था, 4 हो गया। 2 1 3 4 सही इसका, 2 1 3 4, ठीक है, डी आंसर सही है, 2 1 3 4 डी वाला सही। तो याद रखिए इष्टतम करारोपण का सिद्धांत जो है आर्थर लैफर ने दिया था। जीरो बेस बजटिंग जो है पीटर पायर का है। और निर्धनता का दुष्चक्र जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका रेगरनर नर्क्स ने दिया था। असंतुलन का सिद्धांत हार्समैन ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है 74 नंबर का कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा नृत्य कहाँ का है। तो लोक नृत्य है और ब्रज है। तो ख्याल कहाँ का है? तो ख्याल जो है आपका बुंदेलखंड का ख्याल, ठीक है। ख्याल जो है बुंदेलखंड का है, ठीक, 3 हो गया। कटघोड़वा जो है पूर्वांचल का है, 4 हो गया। मयूर जो है मयूर ब्रज का है, 1 हो गया। जोगनी जो अवध का है, 2 हो गया। तो 3 4 1 2 सही है इसका, 3 4 1 2 इसका भी डी आंसर सही है, 3 4 1 2 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला वैदिक शब्द है, उसका अर्थ है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वैदिक अर्थ है और उसका जो है वैदिक शब्द है, उसका अर्थ है। तो कुसीद है, अरित्र है, स्पष्ट है, बैंकनाट है। तो बैंकनाट के बारे में अभी क्रैश कोर्स साउथी में हम बात किए थे, बैंकनाट क्या होता है। तो सूदखोर को हम बैंकनाट कहते हैं, ठीक है, 4 हो गया। सूदखोर जो होता है बैंकनाट होता है। स्पष्ट जो होता है गुप्तचर होता है, 3 हो गया। अरित्र जो होता है वो पतवार होती है, अरित्र मतलब होता है पतवार, 2 हो गया। कुसीद मतलब ऋण होता है, 1 2 3 4 सही है इसका, ए वाला आंसर सही है। तो कुसीद मतलब होता है ऋण, अरित्र मतलब पतवार, स्पष्ट मतलब गुप्तचर, बैंकटनाक मतलब सूदखोर। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार का पहला शासक था जिसने अपनी राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। तो अपने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला कौन सा शासक था सल्तनत काल का? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन था ये? 76 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा करवाया था, डी आंसर सही है। एफएसटी ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत कालीन जो है आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला राजा था। ख्वाजा हिसामुद्दीन को राजस्व अनुमान का विवरण देने का दायित्व दिया गया था, ठीक है। अगला है कि कर्क रेखा पर भारत के लगभग बीच से गुजरती है। इस रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं कि 9 राज्य हैं, ये बताना है आपको। तो 8 राज्य हैं, याद रखिएगा 8 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 2 मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 8 राज्य हैं। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में, परियोजना जिसके माध्यम से 4 प्रमुख नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष ये जो है प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की थी? 2004 में, 2005 में, 2003 में, 2001 में। तो 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई थी। ए डी आंसर सही इसका, 2001 में। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखिएगा। अगला है कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, तो इसके बारे में हमने क्रैश कोर्स में बात किया है। तो ठंडी जलधारा नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो हम सुसीमा की है, ओखोस्टस है, क्यूराइल है, हमबोल्ट है। तो प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है बताना था। हमबोल्ट ठंडी जलधारा है, बताइए कौन सी इसमें नहीं है? तो सुसीमा जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है, सुसीमा जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, प्रशांत महासागर देखिए, क्यूराइल जो है ठंडी है, हमबोल्ट ठंडी है, ओखोस्टस जो है ओखोस्टस सागर में बहती है, तो ओखोस्टस जो है ठंडी जलधारा है। अगला है इसका, तो ए आंसर सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? कार्यकारी नहीं, विधायी भी नहीं है, न्यायिक भी नहीं है, वित्तीय भी नहीं है, तो है क्या? तो वो आती है आपकी, तो कार्यकारी शक्ति में आती है। पहला सही है इसका, पहला गलत नहीं, कार्यकारी शक्ति में आती है। तो राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना, जो इस प्रकार की शक्ति जो है कार्यकारी शक्ति में आती है। ए वाला आंसर से, विधायी नहीं है, वित्तीय नहीं है और न्यायिक भी नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित विचार करिए, उपरोक्त में से कौन सा मामला भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधित है? तो बेरूबारी संघ मामला शंकरी प्रसाद है, गोलकनाथ है, किशोरनाथ है। जो डेट लिखा हुआ है याद रखिएगा, इसका जो सन दिया हुआ है, सनी मिलान कराता है कभी कभी। तो कौन जो है इसमें संबंधित है उससे? तो बेरूबारी केस तो संबंधित है, बेरूबारी केस जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधित है। और जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था 1973 में, ये भी जो है संबंधित है। ठीक है, प्रस्तावना संबंधित है, पूछा ही है। तो 81वां का जो है बी आंसर सही है। बेरूबारी यूनियन केस जो है और आपका केशवानंद भारती केस जो है प्रस्तावना संबंधित है। तो बेरूबारी में कहा गया था कि जो न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, 1960 में बेरूबारी में यही कह दिया था इसने। फिर केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित किए बिना ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो विधायी अस्थायी समितियों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सभापति करते हैं, ये बात सही है। अस्थायी समितियों के सदस्य मंत्री होते हैं, तो मंत्री अस्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। अस्थायी समितियों के गठन से लेकर समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो नहीं, अस्थायी समिति का 1 साल का होता है। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत कथन कौन सा है? तो इसमें 2-3 गलत कथन है, बी आंसर सही है। 2 और 3 जो है गलत कथन है, पहला सत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें कि किस देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता का निर्णय होता है? किसी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता का निर्णय कब होता है? तो चालू खाता, पूंजी खाता, दोनों के योग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे पता चलता है कि मामला गड़बड़ है? तो चालू खाते से पता चलता है, ये आंसर सही है। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है इस देश का, उसका भुगतान संतुलन गड़बड़ हो जाता है। तो किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश की निवासियों तथा शेष विश्व के मध्य जो समस्त आर्थिक लेन देन का व्यावसायिक जो व्यवस्थित अभिलेख होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक चालू खाता या तथा पूंजी खाता। तो किसी देश में जो भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता का निर्णय होता है, उस देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते की जो प्राप्तियाँ एवं देयताओं के आधार पर किया जाता है। इसमें पूंजी खाते को विचार नहीं किया जाता। ठीक है, तो ए आंसर सही है। अगला है IUCN के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में प्रजातियों को शामिल किया जाता है। तो प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्ष में कमी आई हो। दूसरा, प्रजाति का निवास क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से कम का नुकसान किलोमीटर से कम होने का अनुमान है। तो नहीं, 1000 नहीं है, 500 वर्ग किलोमीटर से कम होने का नुकसान अनुमान है, तो किया जाता है। जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो, तो जनसंख्या घट के 2500 से कम हो गई हो तो भी इसको हम लोग देखते हैं इसमें। ये तो कौन सा कार्य गलत कथन का चयन करना है? तो ये दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है इसमें। तो गलत कथन केवल 2 है, ये आंसर सही है। 1000 वर्ग किलोमीटर नहीं है, वो 500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है इसमें कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका क्या उपबंध करता था? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है क्या उपबंध करता था भाई? व्यापार विवाद की स्थिति में न्यायालय का द्वारा हस्तक्षेप नहीं, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक लगाने की बात करता था। व्यापार जो विवाद अधिनियम था 85वें का बी था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्ष 1929 में व्यापार जो अधिनियम आया था 5 वर्षों के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों की जांच तथा समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा न्यायालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप में से उपयोग सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल तथा तालाबंदी का निषेध कर दिया गया था, ठीक है। अगला 86 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्रम की कहानी है? तो मालवा अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम है इसमें, 20 से ये इनकी प्रथम रचना है कालिदास की। मालविका अग्निमित्रम का 5 अंकों का संस्कृत नाटक है ये। मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और विवाह का वर्णन है इसमें। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, ठीक है। अगला राजवंश और उसका संस्थापक कौन सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रकूट का दंतिवर्मन, तो राष्ट्रकूट का दंतिवर्मन है, बताइए। तो राष्ट्रकूट का जो है सुमेलित नहीं, राष्ट्रकूट का दंतिवर्मन है, ठीक है। कुषाणों का मूल राज प्रथम है, तो कुषाण वंश की जो स्थापना है कडफिसस ने की थी, कडफिसस ने की थी, ये गलत हो गया। बाकी कण्व का वासुदेव है, चंदेल का नन्नुक है, ठीक है। तो इसका जो बी वाला मामला गड़बड़ हो गया है, मूल राज नहीं है, कडफिसस है ये, ठीक, याद रखिएगा। तो मूल राज था किस वंश का संस्थापक था? मूल राज जो था ये चंदेल वंश, चालुक्य या सोलंकी वंश था, ये चालुक्य वंश का था, याद रखिएगा। अगला है इसका बी वाला गड़बड़ था, कुषाण का है, कडफिसस ने, बी वाला गड़बड़ है इसमें, बी आंसर सही है इसका। अगला जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों विचार करना है, क्या सत्य है बताना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता जो है 57.2% है, तो बात सही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः कानपुर नगर और लखनऊ हैं, तो ये बात भी सही है। तो डी आंसर से दोनों ही सत्य हैं इसमें, तो 87 का सी आंसर सही है, दोनों सत्य हैं, सी वाला दोनों सत्य हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में गलत बताना है। तो बुध जो है यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो खगोलीय पिंड है, तो ये बात सही है। जो ग्रह है बुध है सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। बृहस्पति उपग्रह ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ज्ञानीमीड, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अगला है शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र को भोर का तारा कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं। तो कह रहा है गलत युग में है, तो यही गलत है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, गलत बात दिया है, इसका उपग्रह है, ठीक है। तो सी वाला मामला इसमें गड़बड़ है, गलत युग में पूछना है तो सी वाला गड़बड़ है। मंगल में को लाल ग्रह भी कहते हैं, वैसा ही है, तो सी वाला इसका शुक्र वाला सही है, यही सही सुमिलित नहीं है। अगला है 90 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, सहस्राब्दिक विकास लक्ष्य की प्रगति करना, करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, डी आंसर सही है, ये इसका लक्ष्य नहीं है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में अवस्थित है। बेलफास्ट है, लियोन्स है, मूरलैंड है और एटवर्प है, तो कहाँ पे कौन है तो इसी को बताना है। तो बेलफास्ट जो है उत्तरी आयरलैंड में है, बेलफास्ट जो है उत्तरी आयरलैंड में। लियोन्स जो है ये जो फ्रांस में है, लियोन्स। मूरलैंड में क्या है भाई? तो मूरलैंड में यूके का है मूरलैंड। एटवर्प कहाँ है भाई? एटवर्प जो है बेल्जियम में है, याद रखिए बेल्जियम में है। 4 हो गया, तो 2 1 3 4 है, 2 1 3 4, सी वाला तो सही, 2 1 3 4, ठीक है। अगला है अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों
की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो धर्म मात्रों की नियुक्ति की जो विषय की जानकारी किस में मिलती है? अशोक के किस अभिलेख में? तीसरा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो किस शिलालेख में मिलती है भैया? तो 5वें अभिलेख में मिलती है। अशोक के 5वें अभिलेख में धर्म मात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अगला, विदेश में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? नीर नहीं कहते, वोस्टो कहते हैं, नॉस्ट्रो कहते हैं, रीर कहते हैं। तो नॉस्ट्रो कहते हैं इसको, शायद कि बोस्ट्रो कहते हैं, नास्ट्रो कहते हैं। सीन से नास्ट्रो। नास्ट्रो खाता विदेश में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके साथ हमारे खाते सभी विदेशी विनिमय व्यवहार उसी खाते के माध्यम से किए जाते हैं। बोस्टो खाता जो है विदेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले जाने वाले रुपया मुद्रा खाता को बोस्टो खाता कहा जाता है। इसका नियंत्रण जाता है विनिमय नियंत्रण की दृष्टि से खाते को नॉन रेजिडेंट अकाउंट भी कहते हैं। अगला है 94 नंबर का कि किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग हो जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध क्या कहलाता है? तो वोलेटाइल शेयर, फ्लोटिंग शेयर, ब्लो आउट या इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है। तो किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध हो उसको हम फ्लोटिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है। जिन शेयरों के दाम में या कीमत में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है उसको वोलेटाइल शेयर कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, समलिंगुअल ग्रंथि, पैरोटिक ग्रंथि या सब मैड्यूबुलर ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है जो सबसे इनमें से कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? तो पैरोटिक ग्रंथि जो है सबसे बड़ी है। तो मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम जो है पैरोटिड ग्रंथि, समलिंगुअल ग्रंथि और सब मैड्यूबल ग्रंथि होती है, जिसमें पैरोटिक ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, जो कि टाइलिन नामक एंजाइम का श्रावण करती है। टाइलिन मंड के पाचन में सहयोग करता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। गजब बढ़िया क्वेश्चन है ये। योजना और लागू हुआ था। तो समग्र शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? तो सागर मित्र योजना, भारत माला योजना, सागर माला परियोजना। तो कौन परियोजना कब स्टार्ट हुई थी उसी को बताना है। तो समग्र शिक्षा योजना 1 अप्रैल 2018 को लागू हुई थी। ठीक है। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को, सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को लागू हुई थी। भारत माला परियोजना जो थी 2017 में आई थी। भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017। और सागर माला परियोजना जो थी 25 मार्च 2015 को। सागर माला 25 मार्च 2015। 4-3-2-1 सही है इसका। 4-3-2-1 डी वाला आंसर सही है। 4-3-2-1 डी वाला उत्तर जो है यही ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग जो अधिनियम था वो 2004 है, 2010 है, 2005 है, 2000 है। तो कब लागू हुआ था? तो 2004 में लागू हुआ था। ये आंसर सही है। उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न संबंधी जो बात थी वो विकास, महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण, विकास और प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने के लिए सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाते 2002 में महिला आयोग गठन किया गया था। 2004 में उसको आयोग क्रियाकलाप को संवैधानिक आधार पर प्रदान कर उसे राज्य महिला अधिनियम के अंतर्गत उसको ला दिया गया था। ठीक है। तो अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2004 में लागू हुआ था। ए वाला आंसर इसका सही है। अधिनियम कब लागू हुआ था? अगला 98वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा असत्य है निम्नलिखित कथनों में से? पहला, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा है कि विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त होता है। 6 माह ने 6 सप्ताह है। असत्य पूछे तो केवल दूसरा वाला असत्य, बी आंसर सही है। केवल दूसरा जो है असत्य है। 6 माह ने 6 हफ्ता है। ठीक है। तो दूसरा वाला असत्य है, इसमें असत्य पूछा है, दूसरा असत्य है। 6 माह ने 6 हफ्ते है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है।
तो कौन सा निहित है राज्य के डीपीएसपी में? तो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये फंडामेंटल राइट है, गलत हो गया ये। अपराधों के दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी गलत हो गया। बलात् श्रम, ये भी गड़बड़ है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, डी वाला जो है डीपीएसपी है, बाकी सब फंडामेंटल राइट है। अगला है 100 नंबर का समिति आयोग है और कार्य है। तो खुसरो समिति किस लिए आई थी? तो खुसरो समिति कृषि साख के लिए आई थी। गोस्वामी समिति जो थी औद्योगिक गुणवत्ता के लिए गोस्वामी समिति बनी थी। औद्योगिक गुणवत्ता के लिए गोस्वामी समिति बनी थी। जानकी रमन समिति जो बनी थी किस लिए बनी थी? तो प्रतिभूति घोटाले के लिए बनी थी जानकी रमन। और नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार के लिए आई थी। तो हो गया 3, 4, 1, 2 सही है। डी आंसर से 3, 4, 1, 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो पूछ रहा है क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे तो पहले आता है वैदिकों में सबसे पहला का क्या आता है? तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आता है वैदिक साहित्य, ठीक है। तो वैदिक संहिता आती है, 3 हो गया। फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण, इसका होता है ब्राह्मण। फिर आता है अरण्यक, फिर उपनिषद, लास्ट में उपनिषद आता है, उपनिषद। 3 पहले होगा, 4 लास्ट में होगा, ठीक है। 3 पहले हो गया, 4 लास्ट में होगा। तो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा इसमें, तो इसका सी आंसर सही है। सबसे पहले 3 होगा, फिर ब्राह्मण होता है, फिर जो है होता है अरण्यक होता है, फिर उपनिषद होता है। तो इसका जो है सी वाला जो आंसर है सही है, सी वाला। 3, 1, 2, 4 सत्य है। अगला उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति क्या सही है उसके बारे में? तो 11 जुलाई 2011 को इस नीति का अनावरण किया गया। तो सही कथन पूछ रहा है, तो 11 जुलाई 2011 नहीं है, 2021 होगा ये। 2021 को इसका अनावरण किया था, ठीक है। तो 2011 नहीं, 2021 होगा, पहला गलत हो गया, सही पूछ रहा है बस। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का अनावरण किया। इस नीति ने राज्य की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2035 तक 2.1 रखने का लक्ष्य रखा है। तो 2.1 रखने का लक्ष्य रखा है, ये बात सही है। कब तक रखा है? तो इस नीति ने के तहत राज्यों में कुल प्रजनन जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2035 तक नहीं है, 2026 तक 2.1 रखना है, और 2030 तक इसको 1.9 फैलाना है, 1.9 फैलाना है। दोनों गलत है, इसका डी आंसर सही है। कौन सा सही पूछा? दोनों सही नहीं है ना, तो एक सही है तो 2 सही है। तो 11 जुलाई 2021 को यह अनावरण हुआ, और 2036 तक जो है 2026 तक इसको 2.1% पे लाने का है, टोटल फर्टिलिटी रेट लाने की बात की गई है, जो कि 2030 तक उसको 1.9 रखना है। अगला इसमें कि जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की संख्या के मामले में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? तो जनसंख्या के मामले में तो जनजातियों के तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर झारखंड है। क्या है बताइए? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, फिर महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका डी आंसर सही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। 194वां क्वेश्चन है कि चोलकालीन कर संबंधित क्षेत्र। तो चोलकालीन कर है और संबंधित क्षेत्र हैं। तो भारत का बृहत्तम जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा भील है, याद रखिएगा, भील सबसे बड़ी है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि चोलकालीन कर है और संबंधित क्षेत्र है, तो कौन सही नहीं है बताना हमको। तो आयम जो है राजस्व के बारे में है, तो आयम जो है राजस्व के बारे में, ये सही है। मरम जज्जादी जो है उपयोग वृक्ष कर है, ठीक है। कदमय क्या है? सुपारी पर लगने वाला कर है, तो कदमय क्या है? सुपारी पर लगने वाला कर है भी, ठीक है। मनई इरई जो है ये क्या है? तो गृह कर है, व्यापारिक प्रतिष्ठान करनी है, गृह कर है, ये गृह कर, ठीक है, होम टैक्स है। अगला कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कितने सर्गों में विभक्त है तथा किस भाषा में लिखी गई है? तो राजतरंगिणी जो है
किस भाषा में लिखी गई? तो 8 संवर्गों में है और संस्कृत में लिखी गई है। तो कल्हड़ की कृत राजतरंगिणी में 8 सर्गों में विभक्त है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। डी आंसर इसका सत्य है। जो कल्हड़ थे लोहार वंश के शासक हर्ष का दरबारी कवि थे। ठीक है, तो कल्हड़ जो है लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष को कश्मीर का नीरो का भी कहा जाता है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की, जिसमें कश्मीर का जो हिंदू इतिहास है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें 8 सर्ग और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें सूचीबद्ध नहीं, 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है। तो किसका यूज होता है? तो कैल्शियम सल्फेट का जो होता है। बी आंसर सही है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम इसको कहते हैं, जिप्सम। याद रखिएगा, क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधे की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस तरह की भूमि में हम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 की मिलाते हैं ताकि जो है इसका क्षारीयपन दूर हो जाए। 107 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा है। तो मिडरा है, द्वीप है और सीमांत सागर। तो मिडरा है, सेंट हेलेना है, जावा है, जंजीबारा है। तो कौन सा किस में है? तो मिडरा जो है कहाँ पे है भाई? तो मडीरा जो है कैरेबियन सी में है। 2 हो गया मडीरा। सेंट हेलेना द्वीप जो है देखेंगे तो बाल्टिक सागर के आसपास है, सेंट हेलेना। 1 हो गया। जावा जो है कहाँ पे? अरब सागर में, कि सुलू सागर में है जावा। तो जावा जो है सुलू सागर में है और जंजीरा अरब सागर में है। ठीक है, 3 हो गया। 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर। 2, 1, 4, 3 सी वाला जो उत्तर है ये ठीक है इसका। तो याद रखिएगा जंजीरा जो है अरब सागर में, याद रखना है। अगला, मॉलिबेडनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहाँ अवस्थित है? तो मॉलिबेडनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो क्लाइमेक्स खान है वो कहाँ पे अवस्थित है, बताना है। तो कनाडा दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका दिया है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्लाइमेक्स। डी आंसर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो कुआं वाला क्षेत्र है उसकी सर्वाधिक सिंचाई जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती, गंगा घाटी का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे की जाती है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों की द्वारा सर्वाधिक सिंचाई 71% के आसपास होती है नलकूपों द्वारा। ठीक है, बाद में नहरों द्वारा सर्वाधिक भूमि सिंचित होती है 17.2 द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती जो क्षेत्र वहाँ कुआं से द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, जिसके अंतर्गत गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़ और मऊ शामिल है इसमें। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बी वाला। अगला है ला नीना एक प्रतिसागरी धारा है जो उत्पन्न होती है कहाँ पे? तो ला नीना कहाँ पे उत्पन्न होती है भाई? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में होती है। ठीक है, ए आंसर से दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो ला लीना है वो पैदा होती है। ला लीना एक जो है प्रतिसागरी धारा है। यह पेरू के तट से चलने वाली शीतल जलधारा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को ला लीना बदल देती है और मौसम को आर्द्र बना देती है। अगला मामला है यहाँ पे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का कि मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए सही है, स्थानीय जनता के हितों की रक्षा के लिए ये भी दोनों सही है, या राज्य द्वारा इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा इसमें जो है सही बात कर रहा है? तो पहला तो ठीक इसका लग रहा है, समझने बात को। स्थानीय जनता के हितों के अगर संरक्षण की बात हो तब भी कर सकता है, तो सी आंसर सही है। ए और बी दोनों ही सत्य है। राज्य द्वारा इसके अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, तो नहीं, उसको किया जा सकता है। ठीक है, अब देखे होंगे कहीं कहीं तो जो परमिट जारी होता है आपको, इनर लाइन परमिट जारी होता है। तो याद रखिएगा साधारण जनता के हितों के संरक्षण हेतु और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए आपको कहीं भी निवास करने और बस जाने और सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संगठन है और उसकी स्थापना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो
विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? विश्व आर्थिक मंच 1971 में बना था, पहला, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट जो बना था 1966 में बन गया था, दूसरा हो गया, ठीक। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में बना था, ठीक है। ओपेक 1960 में बना था, ठीक है, 4 हो गया। तो 1 2 3 4 ही इसका सही आंसर है, तो 1 2 3 4 ए वाला ही इसका आंसर जो है ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज रख दिया गया था? तो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज किसका नाम बदल कर रख गया था? तो दक्कन प्रार्थना समाज का नहीं था, आर्य समाज का नहीं था, ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन जो था 1884 में हुआ था, ठीक है। और रनाड़े एवं तिलक जी ने इसको रनाड़े और तिलक जी ने इसका जो है निर्माण किया था। 1880 में इसकी स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से हुई थी पुणे में, बाद में इसे पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम दिया गया था, ठीक है। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बाद में नाम रखा गया था इसका, ठीक। तो सी आंसर सही है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगला कि अनुच्छेद 58 में वर्णित राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, तो ये सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी बात सही है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो लोकसभा, राज्यसभा इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। राज्यसभा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, राज्यसभा वाला मामला नहीं है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अगर योग्यता रखता होगा तो वो तब भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक हो ये भी ठीक है, मगर भारत का नागरिक जन्म से हो ये ठीक नहीं है। सी वाला आंसर सही है इसका कि उसे लोकसभा का नेता चुन या लोकसभा का सदस्य चुनने योग्यता होनी चाहिए, ऐसी योग्यता हो उसके पास जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके, ठीक है। राज्यसभा नहीं इसमें आता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जो कुल मतों का बहुमत प्राप्त करे, कुल मतों का 3/4 प्राप्त करे, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करे, उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त हो जितनी % वोट मिले हों। तो इसमें क्या आता है? तो इसमें जाता है कि अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त किया हो, कोई ज़रूरी नहीं कि कितना % मत प्राप्त किया हो, तो सी आंसर सही है। अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त किया हो, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जीत प्राप्त हो जाती है। अगला है 116 नंबर का कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ठोस की होती है, द्रव की होती है, गैस की होती है, किसी की भी नहीं होती। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है भाई? तो किसी भी माध्यम की, किसी का भी जरूरत नहीं होती है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और वो तथा विकिरण द्वारा होता है। ठोस में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा, द्रव में गैस द्वारा, ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सन जो लाइट है, सन का जो विकिरण है वो हमारे पृथ्वी जब पहुंचा तो रास्ते में निर्वात आता है, फिर भी उसको पार करके वो आ जाता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पे जब आता है तो इसका अवशोषण धरातल से होता है, फिर यहाँ से जो विकिरण निकलती है वो इस शॉर्ट वेव में आती है, लॉन्ग वेव यहाँ से निकलती है जब विकिरण पृथ्वी से, तो इसका अवशोषण पर्यावरण द्वारा होता है। अगला है डी आंसर सही है इसका। अगला है आदमगढ़ और बागौर नामक स्थान पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों पूरा पाषाणिक स्थल हैं। तो दोनों पूरा पाषाणिक, सत्य बता दोनों पूरा पाषाणिक नहीं है। नागौर में मध्य पाषाणिक है, क्योंकि यहाँ पे नागौर में हमको मिला है पशुपालन का साक्ष्य, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य हमको मिलता है। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, ये भी मध्य पूरा पाषाण काल का ही भाग है, ठीक है। चिरांद जो है बिहार में नव पाषाण युग पूरा स्थल में से प्रचुर मात्रा में हड्डियों को पूर्ण मिले हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्रमशः मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में स्थित है। तो ये सही है कि ये मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, और बागौर में राजस्थान। तो ये बात सही है, यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डियों को पूर्ण मिलते हैं। यहाँ नहीं मिले हैं भाई, पहले तो बताया वो मिले हैं चिरांद में मिले हैं, बिहार में जो है वहाँ मिले हैं, ठीक है। तो इसका जो है केवल 2 वाला बात सही है, बी वाला उत्तर सही है, केवल 2 सत्य है इसमें, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल किस नवाब के शासन काल में काल कोठरी की घटना हुई थी? बंगाल के किस नवाब के शासन काल में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी? तो अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के शासन काल में हुई थी, डी आंसर सही है, सिराजुद्दौला के शासन काल में हुई थी।
इस घटना में 146 अंग्रेजी कैदियों को एक सकरी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था। अगले दिन 123 व्यक्ति को दम घुटने से मर गए थे। इसको जो है, इसका विवरण हलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया है। अलाइव द वंडर, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष स्थापना करने का प्रयास किया था? तो अकाल कोष जो है, स्ट्रेची आयोग जो था, उसे करने पे 1880 में स्ट्रेची आयोग बना था। इसी में अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया था। आयोग लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में गठित हुआ। इसी आयोग की सिफारिश पर 1883 में अकाल संहिता निश्चित की गई। 1883 में अकाल संहिता आई थी, किसके कारण? तो इसी आयोग की जो था, स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर ही अकाल संहिता बनी थी। अकाल कोष और अकाल संहिता किसके माध्यम से थी? स्ट्रेची आयोग 1880 था, उसी में बनी थी। अगला क्वेश्चन इसमें है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किया गया पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य था कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। नहीं, कारखानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है भाई। मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ा रहे साम्यवादी प्रभावों को समाप्ति। तो सी.एन. सैयद से पब्लिक सेफ्टी बिल में यही था कि जो साम्यवादी प्रभाव जो है, जो बढ़ रहा था मजदूरों, किसानों और श्रम वर्ग में, उसको समाप्त करने के लिए जो पब्लिक सेफ्टी बिल आ रहा था। अगला, निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया? तो लीलावती किसकी बुक है? सुबह ही मैंने क्रैश कोर्स में बताया था कि लीलावती जो है रामानुजाचार्य की है। किसकी है बताइए? तो लीलावती जो भास्कर लिखे हैं, भास्कर द्वितीय जो है, भास्कर की बुक है लीलावती, अंकगणित की बुक है ये। तो इसका जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था, यही पूछ रहा है ये। तो अबुल फजल हैं, फैजी हैं, बदायूनी हैं, उदबी हैं। तो किसने किया था? तो फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। बी आंसर सही, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बी आंसर सही है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय का संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है और इसमें अंक गणित का विवेचना किया गया है। अगला, राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि? राष्ट्रीय उत्पाद जो है, नेशनल जो प्रोडक्शन है, जीडीपी से, घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम होगा। कब कम होगा भाई? जब विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो जब विदेशी जो आय है वो ऋणात्मक अगर हो जाएगी, विदेशी से शुद्ध जो कारक आय है वो अगर, जैसे मतलब कुल आयात और माइनस कुल निर्यात, ये अगर निगेटिव हो गया, तो जितना हम आयात किए उससे अधिक हम निर्यात कर दिए हैं, तो उसी को हम कहते हैं। तो जब इसका अगर निगेटिव में आ गया ये, तो जो है क्या होगा, जीडीपी से कम हो जाएगा। जीडीपी देखिए, नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी जो होता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, या नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, एनडीपी को नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जीडीपी में से हम जब नेट निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जब हम वो निकालते हैं, तो क्या होता है इसमें, अगर इसमें निगेटिव आ गया तो ये एनडीपी जो है जीडीपी से कम हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होगा कब? तो जब विदेशी शुद्ध कारक आय जो है ऋणात्मक हो जाए। तो विदेशी शुद्ध कारक आय जो है ऋणात्मक हो जाए, तो विदेशी शुद्ध कारक आय में क्या होता है? तो टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट होता है, याद रखिएगा इसको। तो जो है ए वाला सत्य इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हस्तांतरण की विधि है? तो तकनीकी हस्तांतरण की विधि कौन सी है? तो संयुक्त उद्यम, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। किसमें जो है तकनीकी हस्तांतरण होता है? तो उपयुक्त सभी में तकनीकी हस्तांतरण होता है, डी आंसर से, यह याद रखिएगा, उपयुक्त में सभी में तकनीकी हस्तांतरण होता है, ठीक है। तो संयुक्त जो उद्यम होता है, संयुक्त स्वामित्व तथा प्रबंधन में हिस्सेदारी, लाइसेंसिंग में स्वामित्व तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाले देश के पास होती है। फ्रेंचाइजिंग, तो इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला देश अपना ब्रांड नेम बेचता है, साथ ही प्रबंधकीय तथा टेक्निकल सहायता भी देता है। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट जो है पूर्णतः तैयार फैक्ट्री क्रेता को दे दी जाती है। तो डी आंसर सही है इसमें। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन जो फसल है कौन सा? तो आगरा कृषि निर्यात जोन में क्या है, किसका आगरा में होता है? आगरा में आलू का निर्यात होता है, सही है। लखनऊ में आम का होता है, ये भी ठीक है।
सहारनपुर में संतरा नहीं आम होता है इसमें भी। तो कौन सुमेलित है तो बताना था, ए और बी सुमेलित है, सी वाला गड़बड़ है गया इसमें, ठीक है। तो डी आंसर सही है, ए और बी सुमेलित है, सहारनपुर में भी आम ही जाता है, याद रखिएगा। अगला है डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों समान पिरिमिडीन होते हैं, दोनों में समान शर्करा होती है, दोनों में गुम्फिल या डबल स्टैंडर्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। तो क्या समानता है इसमें आरएनए और डीएनए में? दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड अम्ल के बहुलक हैं। तो डी आंसर इसका सही है, यही दोनों सत्य है, बाकी जो है ये गड़बड़, पहले तो सब तीनों गड़बड़ है। इसमें से एक ही समानता है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं ये लोग। 126 नंबर क्वेश्चन है कि एसडीआर कागजी मुद्रा पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट जो है, जो कि आईएमएफ द्वारा जनित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसंपत्ति है, ठीक है। तो ये जो है एसडीआर जो है पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ठीक है, इसमें सत्य पूछा तो पहला ठीक है। दूसरा है कि एसडीआर का मूल्य निर्धारण 6 मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। 6 मुद्रा नहीं और मुद्राएं हैं इसमें, ठीक है। 6 मुद्राएं, 6 नहीं 5 मुद्राएं, और नहीं 5 मुद्राएं हैं। कौन कौन सी मुद्राएं भाई? तो इसमें डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, यूएस डॉलर है, यूएसडी है, ठीक है। जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है और रेनमिनबी, ठीक है। तो 5 हैं इसमें, ठीक। तो दूसरा गलत होगा, केवल एक ही सत्य है, ए वाला, दूसरा गड़बड़ है। 5 ही मुद्रा है, ठीक है। जापानी येन है, अमेरिकी डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, रेनबिन चाइनीज है, चाइना वाला जो रेनबिन। उत्तर प्रदेश प्रमुख नाट्य संस्था अभिनय ज्योति कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्था अभिनय ज्योति जो है वो कहाँ पे स्थित है बताना है आपको। तो हाथरस में, मथुरा, वाराणसी या प्रयागराज है? तो हाथरस नहीं, वाराणसी में है, सी आंसर सही है इसका, वाराणसी में है अभिनव ज्योति। 1963 में उत्तर प्रदेश की संगीत नाट्य भारती द्वारा तथा 1975 में उत्तर प्रदेश के भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नाट्य संस्था अभिनव ज्योति वाराणसी में है, इस बात को याद रखना है। अगला कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन ने टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.4 था, ये सही बात सही है। कारण है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर की गई। दोनों ही कथन सही है, मगर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अगर बिहार में अगर साक्षरता दर बढ़ रही है तो टोटल फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश में या पूरा भारत का 2.4 कैसे हो जाएगा? तो जो है दोनों कथन सही है, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बी आंसर सही है। अपनी जगह दोनों ही सत्य हैं मगर व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा कहते हैं? तो अजंता की किस नंबर की गुफा को राशि चक्र गुफा कहते हैं? तो वो जो है 29वीं है, 17वीं है, 12वीं है या 8वीं है? तो 17वीं गुफा को, बी आंसर सही है। अजंता जो चैत्य एवं बिहार है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है। यहाँ पर बड़े बड़े पर्वतों काटकर एक मील अर्ध वृत्ताकार में 29 गुफाएं बनाई गई हैं। प्रारंभ की गुफाएं जो हैं ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी की हैं, जबकि बाद में निर्मित जो गुफाएं 7वीं शताब्दी की हैं। तो 17 नंबर की जो गुफा उसको राशि चक्र गुफा कहते हैं, क्योंकि इसके बरामदे में दीवार पर जीवन चक्र का चित्रण किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन 130 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो फसलों के परियोजना निदेशालय और स्थान कहाँ है? तो DRR कहाँ है भाई? DRR कहाँ है? तो डायरेक्टरेट ऑफ द राइस रिसर्च, तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR जो है वो हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ है? तो करनाल में, जयपुर में नहीं, करनाल है ये, गलत हो गया। तो बी वाला ही उत्तर यही सही नहीं है। बाकी DPR जो है डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च जो है नई दिल्ली में है। DPR नहीं है, DPR जो है कानपुर में है, DPR जो है कानपुर में है। जो पल्स रिसर्च है, डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च जो है कानपुर में, और मेज रिसर्च जो है ये मेज वाला है, ये नई दिल्ली में मेज, ठीक है। तो बी आंसर गड़बड़ है कि जो व्हीट रिसर्च है वो करनाल में है, गेहूं रिसर्च सेंटर करनाल में है, इसलिए गड़बड़ हो गया। अगला है कि अप्रैल 2025 में भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 51.06 गीगावाट तक पहुंच गई। इसके पश्चात भारत विश्व का कौन सा पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है? तो कौन सा बन गया भाई? तो प्रथम नहीं बना, द्वितीय नहीं, तृतीय नहीं, चतुर्थ बन गया। डी आंसर सही है, चतुर्थ बन गया है दुनिया में। तो अप्रैल 2025 में भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित ऊर्जा की 51.06 गीगावाट हो गई, चतुर्थ देश बन गया है।
चीन, यूएसए और जर्मनी का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तीसरे पे। तो चीन जो है, यूएसए और जर्मनी, फिर भारत है। चीन, यूएसए, जर्मनी, फिर भारत। अगला है 132 नंबर का कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2025 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में 26 पर्यटकों की मौत हो गई। यह हमला किस घाटी में हुआ था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा तो अभी वहीं पे सब बोल हो जाएगा। तो किस घाटी में हुई थी बताना है। तो बैसरन घाटी है, बंगस घाटी है, लोलाब घाटी है और गुरेंज घाटी है। तो अप्रैल 2025 में जो घटना हुई थी तो वो बैसरन घाटी में है, याद रखिएगा। ए आंसर से बैसरन घाटी में घटना हुई थी। ए आंसर ठीक है, बैसरन घाटी। 133 नंबर क्वेश्चन बैसरन है, बैसरन याद रखिएगा, बैसरन। 133 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ऐसा बात है, पहला ठीक है कि आंध्र सरकार ने 2025 में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती स्थापित करने की बात की गई है, पहला ठीक है। दूसरा है वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। तो दोनों ही कथन सही हैं, सी वाला जो उत्तर है इसका सत्य है। अगला है AIKYME 2025 का संबंध निम्नलिखित में किसके साथ है? तो किसके साथ है भाई? तो अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। तो पहला ही सत्य है कि अफ्रीका और भारत द्वारा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025 है, ठीक है। तो इसका जो आयोजन हुआ था अप्रैल में तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित, दार एस सलाम में हुआ था, तंजानिया में, ठीक है। तो पहला ही सत्य ए वाला। अगला है अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्राप्त किया था? तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। भारत रत्न तो नहीं प्राप्त किए थे, तो नहीं किए थे वो, भारत रत्न उनको नहीं मिला है। बाकी पद्मश्री इनको मिला है, पद्म विभूषण मिला है और पद्म भूषण भी मिला है, सब मिला, तीनों मिला है इनको। ABCD मिला है, डी नहीं मिला, भारत रत्न नहीं मिला इनको। अगला है अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इस संबंध में विचार करना है हमको, कौन सा कथन सही है। तो इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान उत्तर कोरिया का इसमें प्रथम जो है मिला है इसको रैंकिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का है, सिंघुआ विश्वविद्यालय को मिला है। दूसरा इसमें कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 100 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय। तो दूसरा केवल सही है, बी वाला। पहला गलत है, सिंघुआ विश्वविद्यालय है जो चीन का, उसको प्रथम स्थान मिला है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में यूनेस्को के 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर कोरिया, सऊदी अरबिया वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए। तो पहला सही है, उत्तर कोरिया, सऊदी अरबिया 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए, तो पहला ठीक है। दूसरा है भारत में वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को जियो पार्क घोषित किए गए हैं। भारत में अभी तक कोई भी यूनेस्को जियो पार्क घोषित नहीं किया गया है, दूसरा असत्य है। केवल एक ही सत्य है, ए वाला, बाकी दूसरा असत्य है इसमें। अगला है निम्नलिखित अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस देश के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसने इनको सम्मानित किया है भाई? तो यूके ने किया है, यूके ने अपने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से घोषित किया गया है किसको? जो सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को, ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, व्यक्ति दिया है और उसकी नियुक्ति कहाँ कहाँ हुई उसके बारे में बताना है। आलोक जोशी है, संजय जायसवाल है, आशुतोष दीक्षित हैं, कमला प्रसाद विशेषर हैं। तो कौन कहाँ पे नियुक्त हुआ है भाई, इसको बताना है। तो आलोक जोशी जो हैं अध्यक्ष बने हैं NSAB के अध्यक्ष बन गए हैं। संजय जायसवाल जो बने हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बन गए हैं, संजय जायसवाल, ठीक है। आशुतोष दीक्षित जो हैं प्रमुख बने हैं जो है CISC के। कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एवं टोबैगो, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने कमला प्रसाद विशेषर। 1 2 3 4 है इसमें, ये सही, 1 2 3 4 सही है।
अगला है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर रहे, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है भाई। तो पहला है इनका कि श्रीलंका में 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो हाँ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका मित्र भूषण का मेडल प्राप्त किया गया, तो ये भी सही है, दोनों ही सी आंसर है। मेडल जो है इनको श्रीलंका मित्र भूषण जो है अवार्ड दिया गया। अगला, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, इस योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो मुद्रा में सबसे अधिक लोन देने वाले जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं बताना है आपको। तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। तमिलनाडु नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक है। ये आंसर ही सही है, इसका पहला ही सत्य है। अगला है कि अप्रैल 2025 में महुआ डांड अभयारण्य भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य बना, किस राज्य में है भाई। तो महुआ डांड अभयारण्य जो है वो झारखंड में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। झारखंड में है महुआ डांड अभयारण्य, झारखंड में है। एकमात्र भेड़िया अभयारण्य झारखंड में स्थापित हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। मिशन युद्धाभ्यास जो इंद्र 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो युद्धाभ्यास इंद्र 2025 के बारे में बताना है, क्या सही है। तो अप्रैल 2025 में युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत एवं रूस की वायुसेना के मध्य हुआ है। तो भारत और रूस की नौसेना द्वारा, वायुसेना ने नौसेना द्वारा होता है, ये नौसेना भारत की नौसेना द्वारा होता है, ठीक है। इसका आयोजन असम के जोरहाट में हुआ, जोरहाट में नहीं हुआ था असम के, ये हुआ था चेन्नई में। अगला, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में बताना है, क्या सही है। तो अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, पूछ रहा क्या असत्य है, तो पहला सही है इसमें, थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का विषय वस्तु था बिम्स्टेक प्रोस्पोरस रिजिलियंट एंड ओपन, ठीक है। तो दोनों, दूसरा भी ठीक है, यही था, प्रॉस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन था बिम्स्टेक का जो थीम थी, विषय वस्तु थी। तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, मगर असत्य पूछा है तो कोई भी असत्य नहीं है, 20 से न तो एक असत्य न तो 2 असत्य है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अप्रैल 2025 में उड़ीसा सरकार द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, तो ये बात सही है। सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो 107वां है कि 108वां है, 107वां है, सी आंसर सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं इसके। 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है सिमलीपाल बना है, उड़ीसा राज्य ने अप्रैल 2025 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। अगला है, अप्रैल 2025 में भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। तब अप्रैल 2025 में प्रारंभ किया गया भारत प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो है क्या भाई। तो प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प नहीं, वो कायाकल्प नाम ही है इसका। ग्रामीण भारत में उद्यमियों को सशक्त बनाना, तो प्रोजेक्ट भारत जो है बी आंसर सही है, ग्रामीण भारत में उद्यमियों को सशक्त बनाना। इसके अंतर्गत टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अप्रैल 2025 में नहीं मनाया जाता। तो कौन सा दिवस जो है अप्रैल 2025 में नहीं मनाया जाता है। तो विश्व जो समुद्री दिवस है वो जो है विश्व समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 अप्रैल। विश्व प्रवासी दिवस जो है 10 मई को मनाया जाता है, 10 मई 2025 को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस जो 18 अप्रैल को मनाई जाती है। तो बी है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 10 मई 2025 को मनाया जाता है। तो बी आंसर सही, यही जो है अप्रैल में नहीं मनाया जाता। अगला है, अप्रैल में नहीं मनाया जाता है। अगला है 148 नंबर का कि अप्रैल 2025 में नासा ने निम्नलिखित में से कौन सा किसके साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व का 154वां देश बन गया है। तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा जो है 154वां देश बन गया है बताना है। तो बांग्लादेश जो है आर्टेमिस समझौता करने वाला 154वां देश बना है, उस पर साइन करने वाला। तो जो है आर्टेमिस समझौता, ठीक है, समझौता में खगोलीय पिंडों के सुरक्षित एवं टिकाऊ अन्वेषण हेतु दिशा निर्देश को निर्धारित करता है। तो आर्टेमिस मिशन जो है खगोलीय पिंडों के सुरक्षित एवं टिकाऊ अन्वेषण हेतु दिशा निर्देश ये देता है। 154वां देश जो है बांग्लादेश बना है। अगला है, अप्रैल 2025 में जारी विश्व सैन्य प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट के 2024 के अनुसार सैन्य खर्च करने वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है। तो चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, पाँचवा है। तो पाँचवा है, डी आंसर सही है।
तो याद रखिएगा 2025 में जारी विश्व सैन्य प्रवृत्तियां रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च करने वाले भारत का जो स्थान है 5वां रहा है। इस रिपोर्ट के साथ 2024 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। 150 नंबर का है कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चपाता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया। चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? तेलंगाना का है। बी आंसर सही है, तेलंगाना का है। ये जो है 150 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चलते हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।